दोस्तों, क्यों पाकिस्तान भारत और इजराइल की बढ़ती नजदीकियों से बुरी तरह डरा हुआ दिखाई दे रहा है? और आखिर भारत की एक बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज नजर आ रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा बड़ा वैश्विक उपलब्धि हासिल कर ली है जो इस समय दुनिया के किसी और नेता के पास नहीं है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी और इजराइल की। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने हेक्सागन अलायंस का नाम दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संभावित रणनीतिक ढांचा है। इस प्रस्ताव में भारत, ग्रीस, ग्रीक साइप्रस और कुछ अरब व अफ्रीकी देशों को जोड़ने की बात कही गई है। नेतन्याहू ने इसे ऐसे नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत किया जो क्षेत्र में कट्टरपंथी ताकतों, चाहे वे ईरान समर्थित गुट हों या उभरते सुन्नी चरमपंथी संगठन, उनके खिलाफ संतुलन बनाए। यानी ये गठबंधन धार्मिक आधार पर नहीं, सुरक्षा संतुलन के आधार पर प्रस्तावित किया गया। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जैसे ही इस अलायंस में भारत का नाम सामने आया, इस्लामाबाद में प्रतिक्रिया तेज हो गई। पाकिस्तान की सेनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस पहल को एंटी मुस्लिम ब्लॉक बताया गया। इसे मुस्लिम उम्माह के खिलाफ साजिश करार दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है, ये प्रतिक्रिया सिर्फ इजराइल विरोध नहीं है, असल चिंता भारत है। क्योंकि अगर भारत पश्चिम एशिया की उभरती सुरक्षा संरचना का हिस्सा बनता है तो क्षेत्रीय शक्ति समीकरण बदलते हैं। इस्लामाबाद इसे संभावित घेराबंदी की रणनीति के रूप में देख रहा है। उन्हें आशंका है कि भारत की बढ़ती भूमिका उनकी पारंपरिक नैरेटिव राजनीति को कमजोर कर सकती है। लेकिन यहाँ भारत का दृष्टिकोण अलग है। भारत खुद को किसी धार्मिक ध्रुवीकरण में नहीं रखता, न वो किसी ब्लॉक की भाषा बोलता है। भारत की प्राथमिकता सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संतुलन है। यही वो अंतर है जो भारत की विदेश नीति को अलग पहचान देता है। जहां कुछ देश इसे वैचारिक गठबंधन मान रहे हैं, वहीं भारत इसे व्यवहारिक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ठीक इसी दौरे के दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। इजराइल की संसद कनेसेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित करती है। ये कोई सामान्य सम्मान नहीं है, ये कनेसेट का सर्वोच्च संसदीय सम्मान है। और इस क्षण को और खास बनाता है एक तथ्य। मोदी पहले विदेशी नेता बने जिन्हें यह सम्मान दिया गया। यह सिर्फ एक पदक नहीं था, यह भरोसे की सार्वजनिक स्वीकृति थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास हमें कुछ और याद दिलाता है। 2018 में इसी नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया था। अब इस तस्वीर को जोड़कर देखिए, एक ही नेता जिसे इजराइल भी सर्वोच्च सम्मान देता है और फिलिस्तीन भी। वेस्ट एशिया जैसी जटिल भू राजनीति में यह संतुलन साधना आसान नहीं होता। यह केवल कूटनीति नहीं है, यह रणनीतिक संतुलन की कला है। अपने कनेसेट संबोधन में मोदी ने सिर्फ वर्तमान साझेदारी की बात नहीं की, उन्होंने हजारों साल पुराने भारत इजराइल संबंधों का उल्लेख किया। यानी बातचीत केवल रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं रही, उसमें सभ्यताओं का संदर्भ जुड़ गया। और जब कूटनीति में इतिहास जोड़ा जाता है तो रिश्ते अस्थायी नहीं रहते, संस्थागत और दीर्घकालिक बन जाते हैं। यही वह क्षण था जिसने क्षेत्रीय समीकरणों को और स्पष्ट कर दिया। और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ी, क्योंकि जब कोई देश दो विरोधी ध्रुवों के बीच संतुलन बनाकर दोनों का सम्मान हासिल कर लेता है तो वह केवल भागीदार नहीं रहता, वह प्रभावशाली खिलाड़ी बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही थी, मंच बदल चुका था। और इस बार जगह थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। वहीं पर भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। ये कोई घुमा फिरा कर दिया गया जवाब नहीं था, संदेश बिल्कुल साफ था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। यानी स्थिति पर कोई अस्पष्टता नहीं, कोई रक्षात्मक भाषा नहीं, सीधा निर्णायक बयान। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब पाकिस्तान ने पुराने आरोप दोहराने की कोशिश की तो भारत ने उसे एको चेंबर राजनीति छोड़ने की सलाह दी। मतलब एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश बंद कीजिए। और जब कश्मीर में विकास पर सवाल उठाए गए तो भारत ने जवाब में एक प्रतीक खड़ा कर दिया, चेनाब रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और स्थिरता का ठोस उदाहरण। संदेश स्पष्ट था, जवाब शब्दों से नहीं, जमीन पर बने ढांचे से दिया जा रहा है। और फिर एक
तीखी टिप्पणी आई, अगर ये सब फेक है तो शायद पाकिस्तान लाला लैंड में रह रहा है। ये सिर्फ व्यंग्य नहीं था, ये आत्मविश्वास था। आज का भारत स्पष्टीकरण देने की मुद्रा में नहीं है। आज का भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता बन गए हैं। सबसे पहले इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मोदी जी को बधाई। लेकिन ये सिर्फ एक सोशल मीडिया आंकड़ा नहीं है, ये वैश्विक प्रभाव का संकेत है। सोचिए, ये संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति से दोगुनी है और कई बड़े यूरोपीय और एशियाई नेताओं के संयुक्त फॉलोअर्स से भी अधिक। अब सवाल ये नहीं है कि कितने लोग फॉलो करते हैं, सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। मतलब है डायरेक्ट नैरेटिव रीच। आज की दुनिया में कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में नहीं होती, पब्लिक परसेप्शन भी उतना ही निर्णायक हो चुका है। जब कोई नेता सीधे 10 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है तो वो अपने फैसलों को खुद एक्सप्लेन कर सकता है, अपने नैरेटिव को खुद शेप कर सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब भी सीधे दे सकता है, बिना ट्रेडिशनल मीडिया फिल्टर्स के, यानी संवाद पर सीधा नियंत्रण। और इस माइलस्टोन की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। इसी दौरान कनेसेट में स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों से सम्मानजनक संवाद हो रहा था। हेक्सागन अलायंस पर चर्चा चल रही थी और यूएन में असर्टिव जवाब दिए जा रहे थे। मतलब तस्वीर 2 स्तरों पर बन रही है। एक तरफ हार्ड पावर डिप्लोमेसी, रक्षा समझौते, रणनीतिक साझेदारियां, वैश्विक मंचों पर स्पष्ट रुख। दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर डिजिटल प्रेजेंस, जहां करोड़ों लोग सीधे जुड़ रहे हैं। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो केवल नीति नहीं बनती, प्रभाव बनता है। आज भारत सिर्फ रक्षा सौदे नहीं कर रहा, भारत अपनी ग्लोबल इमेज आर्किटेक्चर भी तैयार कर रहा है। आधुनिक जियोपॉलिटिक्स में इसे ही इन्फ्लुएंस कैपिटल कहा जाता है। और जब इन्फ्लुएंस कैपिटल मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन टेबल पर लेवरेज अपने आप बढ़ जाता है। यही डिजिटल युग की असली रणनीतिक बढ़त है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी की इस पूरी रणनीति के बीच अब एक और मोर्चे की तरफ नजर जाती है, कनाडा। और ये वही कनाडा है जो पिछले 2 साल से भारत के लिए कूटनीतिक सिरदर्द बना हुआ था। याद कीजिए 2023 हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सरकार के खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशंस का संकेत दिया था। बस वहीं से रिश्तों में दरार खुली, राजनयिक निष्कासन हुए, सार्वजनिक आरोप लगे, कनाडा में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन तेज हुए और दोनों देशों के बीच अविश्वास गहराता गया। ऐसा लगा मानो संबंध सामान्य होना आसान नहीं होगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ओटावा की आधिकारिक ब्रीफिंग में यह संकेत दिया गया है कि भारत से जुड़ी हिंसक गतिविधियां फिलहाल जारी नहीं हैं। और यह बयान संयोग से नहीं आया, ये उस समय आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ असली सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर जमीनी हकीकत में बदलाव आया है? वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा, अगर हमें लगता कि ऐसी गतिविधियां जारी हैं तो ये दौरा संभव ही नहीं होता। ये हल्का बयान नहीं है, ये संकेत है कि टकराव की भाषा से धीरे धीरे सहयोग की भाषा की ओर बढ़ा जा रहा है। और इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच विस्तृत बातचीत हुई है। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब फोकस आरोपों पर नहीं, ऑपरेशनल मुद्दों पर है, यानी नैरेटिव पॉलिटिक्स से हटकर प्रैग्मैटिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन की ओर झुकाव। लेकिन पूरी कहानी इतनी सरल भी नहीं है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूह अभी भी सक्रिय हैं। वैंकूवर में कुछ सिख नेताओं को हाल ही में धमकी चेतावनी भी दी गई है। तो क्या समस्या पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, लेकिन एक बदलाव साफ दिख रहा है। दोनों देश समझ चुके हैं कि टकराव की कीमत ज्यादा है। भारत कनाडा के लिए एक विशाल बाजार है। कनाडा भारत के लिए टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संसाधनों का महत्वपूर्ण साझेदार है। यानी यह रीसेट भावनात्मक नहीं, रणनीतिक और व्यावहारिक है। और ये बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब भारत की वैश्विक स्थिति पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। कहीं मिडिल ईस्ट में रणनीतिक साझेदारी, तो कहीं जापान से निवेश और कहीं अमेरिका से टैरिफ चुनौती और कनाडा से संबंध सुधार। भारत हर मोर्चे पर साइमल्टेनियसली सक्रिय है। यह रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं है, ये कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी है। और ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं, इमर्जिंग ग्लोबल बैलेंसर है। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।